हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम लोग देखते हैं आज के प्रमुख समसामयिक घटनाओं में। उसमें सबसे पहली जो घटना है, लवलीना बोर्गोहेन ने ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीत लिया है। तो लवलीना बोर्गोहेन के कांस्य पदक जीतने के साथ ही भारत अब जो है वो 3 पदक टोटल जीत चुका है। कौन कौन सा? पहला कौन सा? मीराबाई चानू, ये इनका पहला पदक था। कौन सा पदक था इनका? गोल्ड था, रजत था या कांस्य था? कौन सा था? इसमें इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर जीता है। दूसरा जो था हमारा जो पदक आया है पीवी सिंधु का, पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। इसी के साथ में ये लवलीना बोर्गोहेन इनका जो है, लवलीना का इनका भी ब्रॉन्ज मेडल है, कांस्य पदक है। तो इस तरीके से टोटल 3 पदक हमारे पास यानी कि भारत के पास ओलंपिक से आ गए हैं। आइए अब डिटेल में देख लेते हैं क्या है मुख्य बिंदु में। सबसे पहला जो है वो देखिए ध्यान से कि लवलीना बोर्गोहेन ये एमसी मैरी कॉम के बाद में, यानी कि एमसी मैरी कॉम भी बॉक्सिंग करती थी, मुक्केबाजी करती थी, उसके बाद से ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली ये दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज, यहां पे ध्यान दीजिएगा, दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मुक्केबाजी में, किसमें? मुक्केबाजी में जो ये कर रही हैं, जिस खेल से हैं संबंधित, मुक्केबाजी में अभी तक टोटल ओलंपिक से देखा जाए तो 3 पदक आ चुके हैं। किसके किसके? एक तो एमसी मैरी कॉम के, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो विजेंद्र, इनका भी जो है विजेंद्र, ठीक है, इन दोनों लोगों का एक एक पदक आ चुका है और दोनों लोग कांस्य जीत चुके हैं। ठीक है, इसी के बाद अब तीसरा नंबर आ गया लवलीना का। तो लवलीना ने भी जो है कांस्य पदक जीता है। तो इस तरीके से टोटल जो है वो हमारे पास तीसरा पदक ये ओलंपिक से आया है मुक्केबाजी में। लेकिन अगर बात करें महिला मुक्केबाजी में, तो महिला में कौन कौन सी? एमसी मैरी कॉम और दूसरे नंबर की हो गई लवलीना, विजेंद्र नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है। टोटल 3 पदक आ चुका है ओलंपिक से मुक्केबाजी में, लेकिन अगर भारतीय महिला मुक्केबाज पूछेगा तो लवलीना का दूसरे नंबर का इनका स्थान है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मैरी कॉम कब जीती थी? 2012 का जो लंदन का ओलंपिक था उसमें इन्होंने जीता था। यहां पे अब देखिए, हम इसमें यहां पे डिटेल में देखते हैं 3 पदक हासिल हो चुका है मुक्केबाजी में, हमने आपको बता ही दिया है। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर पोस्ट मतलब पदक लाया है। उसके बाद बैडमिंटन में अगर देखा जाए तो पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल लाया है। लवलीना का ये पहली असमिया, असम से पहली है, ये गोलाघाट जिला है, ये वहां की रहने वाली हैं लवलीना, और इन्होंने वहां से पहला पदक ले आया। ठीक है, अब आइए देखते हैं मैरी कॉम और विजेंद्र, इन्होंने पदक लाया, मतलब इससे पहले ला चुके हैं, तीसरी भारतीय मुक्केबाज, ये सब हम आपको बता चुके हैं इसमें ही। और उसी के साथ में देखिए 2012 का लंदन का ओलंपिक होता है, उसमें 1 पदक आता है, और 2008 का बीजिंग ओलंपिक होता है, उसमें 1 पदक आता है। तो 2012 लंदन ओलंपिक वाले में मैरी कॉम का 1 पदक था। उसी के साथ में विजेंद्र जो जीते थे, वो विजेंद्र 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे। तो अब देखते हैं लवलीना के द्वारा और कौन कौन से पदक इससे पहले जीते जा चुके हैं। ठीक है, तो फरवरी 2018 में एक गेम होता है इंटरनेशनल बोइंग चैंपियनशिप, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले वियतनाम में गेम हुआ था एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। फिर देखिए अस्ताना में एक प्रेसिडेंट कप होता है, उसमें भी इन्होंने कांस्य पदक जीता। और वो उलेन बटोर या उलान बटार कप दिया है इसमें, उलेन बटोर, इसमें इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। अंतरराष्ट्रीय सिलेसियन चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। फिर AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये टोटल इनके द्वारा इससे पहले, ओलंपिक से पहले के जो जीते हुए पदक है, जो महत्वपूर्ण पदक है, उसकी हम लोगों ने चर्चा
कर ली। चलिए तो हम चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। ये अगली बड़ी जो न्यूज है वो हमारे सामने ये कि दिल्ली सरकार ने, मतलब यहाँ पे देखा ना चेहरा खिला हुआ इस समय, हाँ क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन में 66% की 66% की बढ़ोतरी कर दी है। मतलब इतना वेतन कभी ना किसी सरकारी कर्मचारी के बढ़ सकते हैं, ना तो प्राइवेट कर्मचारियों के बढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन विधायकों और सांसदों के वेतन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सारी सुख सुविधाएं संपन्न इनको रहना चाहिए। इसीलिए हमने आपको व्यंग्य के स्वरूप पे बताया कि इनके देखिए चेहरे पे खुशी मिल दिख रही है। ये दिल्ली के सरकार के मुख्यमंत्री, वैसे तो आप लोग बहुत भली भांति परिचित होंगे, ऐसा नहीं है कि हम जो है यहाँ पे आम आदमी पार्टी का या किसी भी पार्टी का हम यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं। यहाँ पे जो चीजें हैं उससे संबंधित हमने यहाँ इमेज लगाने की कोशिश की है। तो दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन में 66% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, और ये जो है उस दौरान हो रहा है जब जो है कोरोना और महामारी सब चीजों से देश जूझ रहा है, और उसके साथ में बेरोजगारी का दर कितना प्रतिशत बढ़ गया है? 33% हो गया है बढ़ करके। अभी हमने कल के न्यूज में इसको देखा है, ठीक है, 33% बढ़ गई है बेरोजगारी दर। लोगों की आत्महत्या की दर बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ की सरकार और नेता नगरी ये जो है अपने आप में मस्त रहते हैं। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। आईएमडी ने कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू किया है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि आईएमडी, ठीक है, आईएमडी ने सटीक मौसम पूर्वानुमान को प्रदान करने के लिए ऐसा कार्य इन्होंने किया। तो ऐसा कार्य मतलब कौन सा? ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, AWS इसको कहते हैं। तो कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का काम शुरू कर दिया है, जिसमें अब आइए हम मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। इसमें हमारे जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये क्या कहते हैं? राज्यसभा में इन्होंने एक प्रश्न के तौर पर इन्होंने लिखित उत्तर दिया था। इसी के माध्यम से हमको पता चलता है AWS की स्थापना कर दी गई है, और उसी के तहत AWS के तहत ही ये सभी जिलों में क्या होता है? कृषि मौसम इकाइयों की स्थापना की गई है। इसी के साथ में 43 मिलियन किसान इससे सीधे एसएमएस के माध्यम से जुड़ गए हैं। उनको एसएमएस के माध्यम से एडवाइजरी जारी की जाएगी, मतलब सलाह दिया जाएगा, उनको अलर्ट जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से उनको हर समय मौसम की जानकारी होती रहेगी, जिसके हिसाब से वो किसान अपना फसलों के उत्पादन के लिए मतलब A to Z जो प्रक्रिया होती है उन सभी में उसकी सहायता ले सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसमें और क्या चीज है। एक तो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा नामक योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज प्रदान करने के लिए 200 जिला कृषि मौसम इकाइयों में एग्रो AWS स्थापित किए जा रहे हैं। अब आइए देखिए GKMS के बारे में। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा ये क्या है? इसके साथ में मौसम आधारित जो ऑपरेशनल यानी कि आस एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, तो कौन कौन सा हो गया? GKMS योजना के साथ साथ कौन सा? आस और ICAR, और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से IMD के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब इसी में देखिए यह योजना भारत में कृषि समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए, भाई कृषि से संबंधित चीजें हैं तो कृषि समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए, मौसम आधारित फसलों की जानकारी प्रदान करने के लिए, और साथ में ही पशुधन प्रबंधन रणनीति के लिए और उसके संचालन के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके तहत जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे इसके मौसम का पूर्वानुमान का आधार तैयार किया जाएगा। इसी के बाद में देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसके द्वारा एग्रोमेट एडवाइजरी तैयार की जाती है और किसानों को सूचित किया जाता है। किसानों को सूचित करने के बाद प्रत्येक मंगलवार को और शुक्रवार को सलाह दी जाती है और किसानों को दिन प्रतिदिन के कृषि कार्यों पर निर्णय लेने में जो कि मदद करती है। अच्छा, ये चेतावनी जारी कैसे करती है? समय समय पर क्या होता है कि अलर्ट जारी किया जाता है
किसके द्वारा? IMD-GKMS योजना के द्वारा। इसके तहत समय समय पर अलर्ट और चेतावनी जारी की जाती है, जो कि वर्षा की स्थिति और मौसम की गड़बड़ी की निगरानी भी करता रहता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से SMS आधारित अलर्ट होता है और चेतावनी जारी की जाती है। तो ये थी इसकी प्रक्रिया। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स जो बचे हुए हैं वो भी देख लेते हैं। किसान पोर्टल से मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट के साथ साथ SMS जैसे मल्टी चैनल प्रसार प्रणाली का उपयोग करके किसानों को एग्रोमेट सलाह दी जाती है। ठीक है, तो इन सब चीजों का तो प्रयोग किया ही जाता है। किसान पोर्टल हो गया, उसके साथ में दूरदर्शन पे एक चैनल ही चलाया जाता है, किसान चैनल। हाँ, इसी के साथ में प्रिंट मीडिया के माध्यम से बताया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, अब SMS के माध्यम से भी बताया जाएगा। तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया हो गई है। अब देखिए एप्लीकेशन है मेघदूत ऐप। मेघदूत ऐप का क्या काम है? मेघदूत ऐप का क्या काम है? मेघदूत ऐप, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इससे किसानों को मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करने में मदद किया जाएगा। तो ये हो गई। ये हमारी अगली न्यूज देखते हैं। कैदियों को क्षमा कर सकते हैं राज्यपाल। ये किसका स्टेटमेंट आया है? ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि कैदियों को क्षमा कर सकते हैं राज्यपाल। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहली जो चीज है कि हमारी एक IPC की जो धारा है, दंड प्रक्रिया संहिता की एक धारा है 433A, जिसके तहत ये कहा जाता है कि 14 वर्ष यदि किसी को मतलब सजा मिल गई है तो 14 साल की जो है जेल के बाद ही कैदी की सजा को माफ किया जा सकता है। ये किसमें है? ये IPC की धारा 433A में बताया गया है। क्या बताया गया? कि 14 साल की जेल के बाद ही कैदी की सजा को माफ किया जा सकता है। लेकिन अब इसमें देखिए पीठ ने क्या कहा। पीठ ये कहती है कि धारा जो 433A है, इसमें संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत, यानी कि 72 के तहत कौन है? राष्ट्रपति महोदय, और 61 के तहत कौन है? 61 के तहत किसको? राज्यपाल को, जो क्षमादान देने की संवैधानिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती है और नहीं प्रभावित करती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक संशोधन के तौर पे इसको देखिए। और उसके साथ में ये करंट की न्यूज हो गई जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है। तो क्षमादान की जो शक्ति हम जब पढ़ते हैं पॉलिटी में, तो वहां पे इसको को रिलेट करके पढ़ना अब स्टार्ट कर दीजिएगा। वहीं पर ये हो सकता है कि क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए कि राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है, क्या वो IPC की धारा 433A को ओवरराइड करती है या नहीं करती है। इस तरीके से इसके ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं, या इसके आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं, या इससे जो है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये मतलब संशोधन याद, मतलब इसका सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट याद रहेगा तो तुरंत आप वहां पे टिक लगा सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं और कुछ जो मुख्य बिंदु है उसमें क्या है कि राज्यपाल को राज्य सरकार की सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा। किसकी सहायता? ये तो ऑलरेडी जो है किसी को भी राज्यपाल अगर अपने मन से नहीं, वो राज्य सरकार की सहायता और सलाह पर ही कार्य करना होगा। और उसके साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिए कि कैदी को क्षमा करने की राज्यपाल की जो संप्रभु शक्ति वास्तव में राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाती है, न कि राज्यपाल के द्वारा। तो राज्य सरकार के मतलब पूरे उसके अपनी जो भी डिसीजन होगा उसी के तहत राज्यपाल ये कार्य कर रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है जो कि हमारे संविधान में उल्लिखित है उसके बारे में। राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है वो है आर्टिकल 161 में। इसी के साथ में बताया गया है कि राज्यपाल को कानूनों के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को क्षमा, राहत या सजा देने या निलंबित करने या सजा को कम करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। अब देखते हैं अगला कि क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है।
जो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है और राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है। हालांकि ये सब डिटेल क्लास में आपको बताया जा चुका है जब पॉलिटी की क्लास चल रही थी हमारी, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं एक नजर इस पे भी कि अनुच्छेद 72 यानी कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को बताया गया है, वहीं पर आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया है। अब देखिए जो मेन है वो ये कि कोर्ट मार्शल राष्ट्रपति के पास क्षमादान देने की शक्ति को यहां पर इसको प्रदान की गई है, लेकिन कोर्ट मार्शल की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास उपलब्ध नहीं है। कोर्ट मार्शल के द्वारा सजा या सजा जो दी जाती है उसको जो है इस क्षमादान की शक्ति किसके पास नहीं है, राज्यपाल के पास नहीं है, केवल राष्ट्रपति के पास है। तो इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रपति सर्वोच्च हो जाता है, ठीक है, इस मामले में। उसी के साथ देखिए जो मौत की सजा अगर किसी को दे दी गई है, अब तक केवल राष्ट्रपति के पास सभी मामलों में क्षमादान करने की शक्ति थी, जिसमें मौत की सजा के मामले भी शामिल थे। राज्यपाल को ऐसी शक्ति उपलब्ध नहीं थी। हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के इस प्रावधान को उलट दिया है। तो ये इस तरीके से जो है हम लोगों ने देख लिया, इसमें राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, और हाल ही में जो घटना घटी है आईपीसी 433 ए के तहत जिस किसी व्यक्ति को यदि 14 साल की सजा दे दी गई है, तो पहले क्या था कि पहले 14 साल की सजा के बाद ही उसे क्षमादान की शक्ति क्षमादान दिया जा सकता था राज्यपाल के द्वारा। लेकिन अब क्या होगा, अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, राज्यपाल और राष्ट्रपति इस चीज को ओवरराइड करते हैं, उनकी जो शक्ति है। चलिए अब देखते हैं जो अगली बड़ी न्यूज जो हमारे सामने निकल के आ रही है वो ये कि स्वतंत्रता दिवस पर, कब, स्वतंत्रता दिवस पर अतिथि होंगे कौन, भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी। तो भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी जो लोग ओलंपिक खेलने गए हुए थे वो इस बार हमारे गेस्ट होंगे 15 अगस्त को कहां पर, लाल किला पे, जब जो है हमारे मोदी जी वहां पर झंडा फहराते हैं तब, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें मुख्य बिंदु क्या है। सबसे पहली चीज तो इसमें मुख्य बिंदु के तौर पर पीएम मोदी जी आमंत्रित करेंगे अपने आवास पर। उसके बाद जो है 228 दल के द्वारा किया गया है भारत का प्रतिनिधित्व, मतलब 228, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही जिसमें टोक्यो ओलंपिक में 120 तो एथलीट शामिल हैं। अब भारत का जो ओलंपिक दल है उसके बारे में देखिए कि टोक्यो जो ओलंपिक दल है उसमें 228 सदस्य दल भेजा गया है, हमने आपको ऊपर ही बता दिया कि है 228 जो है सदस्य उसमें गए हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, ये क्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। इसमें क्या होता है कि ओलंपिक खेल या ओलंपियाड के जो खेल हैं ये अंतरराष्ट्रीय बहुखेल आयोजन जो हर 4 साल के बाद मतलब वो तो सीधी सी नॉर्मल सी बात है कि ओलंपिक हर 4 साल पे खेला जाता है। इस बार क्या हुआ कि 2020 में होना था इसको, लेकिन कोरोना जैसी महामारी की वजह से ये लेट हो जाता है और अब जाकर के बंद दरवाजे के पीछे, है ना, ये चीजें आयोजित की जा रही हैं। कहां पर, टोक्यो में, ये ध्यान दीजिएगा, टोक्यो में, जो कि हर 4 साल के बाद ओलंपिक होता है। इस बार का ओलंपिक टोक्यो में चल रहा है। उसी के साथ देखिए पहला जो ओलंपिक खेल था वो 1896 में 1896 में एथेंस में खेला गया था, जो कि एथेंस कहां पे, ग्रीस में है, वहां पे आयोजित किया गया था। इसी के साथ में ये किसके द्वारा मतलब आयोजन किया जाता है, तो एक कमेटी बनाई गई है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसी के द्वारा ये पूरा गेम आयोजित किया जाता है। IOC मेजबान शहर की तैयारियों की निगरानी भी रखती है और ओलंपिक स्पर्धा में प्रथम स्थान के लिए स्वर्ण पदक, ये तो सबको मालूम है, दूसरे स्थान के लिए सिल्वर, तीसरे स्थान के लिए कांस्य की परंपरा 1904 से शुरू की गई थी। ये नहीं मालूम होगा ना आप लोगों को, तो 1904 से ये परंपरा पुरस्कार देने वाली शुरू की गई थी। यहीं पे इसको हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।